वाली है। थोड़ा सा हम पीछे लौट कर देख रहे हैं तो बोनसाई की प्रकृति, बोनसाई की संवेदना, बोनसाई की धड़कनें हमको प्रतीत हो रही हैं। आइए उस रचनाकार से सीधे रूबरू होते हैं जो पेशे से किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन हृदय से बहुत संवेदनशील। हस्ताक्षर, हायकू कविता के सशक्त हस्ताक्षर। अभी डॉक्टर जगदीश व्योम जी ने आप पर बहुत सारगर्भित वक्तव्य दिया। बोनसाई की प्रस्तावना और भूमिका में उन्होंने आपके व्यक्तित्व और कृतित्व का जैसा विवेचन और विश्लेषण किया है वह अपने आप में बहुत रेखांकन योग्य है। बहुत कुछ नहीं बोलते हुए हम सीधे आपका स्वागत करते हुए आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपना आत्मकथ्य रखें। आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना जी। सादर धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है मीनकेतन जी? जी सर। हाँ, आ रही अनिल जी, आ रही। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी बड़ी इवेंट करने के लिए और पूरे संसार के साहित्यकारों के एक मंच पे लाने के लिए, और मेरे जैसे आदमी को जिसने पहली जो संरचना की है, एक पुस्तक लिखी है हाइकू की, तो एक मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। तो वैसे भी डॉक्टर व्योम मेरे बारे में काफ़ी कुछ कह चुके हैं। मैं सिर्फ अपने बारे में ये कहना चाहता हूँ, पृष्ठभूमि के बारे में बताऊंगा। मेरा जन्म जो था क्रिसमस के दिन हुआ था और फर्रुखाबाद में हुआ था। तो मेरे फादर जो थे वो एक उच्च अधिकारी थे, और वो अक्सर दौरे पे जाया करते थे गांव में, इधर उधर जो भी हिल एरियाज में उनकी पूरी पोस्टिंग सब जगह होती थी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो मैंने उनके साथ काफ़ी भ्रमण किया, गांव में, दिन ब दिन खेतों में। उन सब लोग इसे ऐसी लाइफ मैंने बहुत पास से देखी, पहाड़ों में, दूर दूर दराज के एरियाज में। तो मैंने उनके ग्रामीण जीवन और पहाड़ी जीवन का काफ़ी कुछ सानिध्य रहा। दूसरी बात ये थी कि मेरी माता जी जो थी, जब मैं हाई स्कूल कर रहा था तो वो बीए कर रही थी। उन्होंने बीए लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर दोनों ले रखे थे। तो उन दोनों उनके पास कीट्स, बायरन, शैली और ये बड़े बड़े जो महान साहित्यकार थे दुनिया के, उनकी प्लस जो हमारे जो हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार थे, सुमित्रानंदन पंत, निराला, इन सबको मैंने बहुत पढ़ा उस वक्त। फिर उसके बाद जब मेडिकल में आ गया तो उसके बाद ये सब चीज़ें छूट गईं। और लेकिन उसके बाद मेरा ये सफ़र जो था मेडिकल में एडमिशन से लेके उसके बाद एमडी करने का, फिर एमआरसीपी करने का, द फेलोशिप, अमेरिकन फेलोशिप करने का, आखिरी फेलोशिप मैंने 2010 में की। उसके बाद से मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम करता रहा, और अभी भी अब रिटायरमेंट के बाद भी मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। आज क्षमा चाहता हूँ, आज मैं काफ़ी दिन बिजी रहा। मैं शुरू से जुड़ा हुआ था लेकिन फिर बाद में बीच बीच में जुड़ता रहा। तो इसी मेरे दूसरे जो शौक़ हैं वो ये है कि चित्रकला करना, जो कि कवर पेजेस पे छप चुके हैं काफ़ी, जो कि बड़े बड़े नेफ्रोलॉजी जर्नल्स में। तो मैं कुछ अपने पसंदीदा हाइकू आपको कुछ सुना सकता हूँ। शायद वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, जो कि शायद डॉक्टर व्योम जी ने बताए होंगे, मैं सुना लेकिन है, मैं कोई बात नहीं, और उसके साथ आप अपनी भावनाओं को भी बोले। स्वागत। जी। तो मैं उसके बारे में तो बताता हूँ। पहला चैप्टर जो है वो जीवन दर्शन है। जीवन दर्शन में कहने का मतलब है जैसे कि जीवन एक रेखा कहते हैं, और रेखा बनती है बिंदु बिंदु से। लेकिन जो पहला हाइकू है वो ये है, कितने बिंदु, कितने बिंदु बनाते मिलकर जीवन रेखा, हम नहीं जानते कितनी बिंदु हैं। दूसरा दूसरा इसी 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 कड़ी में, जन्म मरण, जन्म मरण जीवन रेखा पर दो स्थिर बिंदु। दो बिंदुओं के बारे में तो हमें पता है, पहला बिंदु जन्म जन्म और दूसरा आखिरी जो है मरण है। लेकिन इसके बीच के जो बिंदु हैं उसमें हमारा काफी कुछ कंट्रोल है। तो कितने बिंदु बनाते मिलकर जीवन रेखा, जन्म मरण जीवन रेखा पर दो स्थिर बिंदु, मृत्यु आखिरी, जन्म प्रथम बिंदु जीवन रेखा। जीवन रेखा
मृत्युपरांत किसने देखा। तो ये कड़ी पूरी होती है जीवन रेखा के ऊपर। ये मेरी ये मेरा दर्शन है थोड़ा। दूसरा यह है कि इसी दर्शन में हमें नहीं मालूम हमारा जो काल है, हमारा जो जीवन है, इसको कोई और कंट्रोल करता है। जैसे कि काल कह सकते हैं उसको, या नेचर कह सकते हैं, या भगवान कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं कहता हूं उसको काल। काल सारथी, ये सारथी, ये हमारे जीवन का सारथी है। काल सारथी जीवन रथ घोड़े अक्सर मोड़े। हमारे जीवन में जो विचार आते हैं, जो हमारे मोड़ आते हैं, वो अक्सर काल के सारथी होने की वजह से आते हैं। और ये क्या है, काया क्या है? काया एक रथ है। काया का रथ चलता ही रहता जीवन पथ, ये एक और हाइकू है। काल की स्मृति, काल जो है कभी भूलता नहीं है। कहते हैं ना कि किसी भी जन्म में कोई बात की हो उसका फल मिलता है। काल की स्मृति शिला पर लकीर, काल की स्मृति शिला पर लकीर, मिटे न भूले। काल अमर, कंक्लूडिंग है इसका ये, काल अमर कहते हैं अक्सर काया नश्वर। काल अमर कहते हैं अक्सर काया नश्वर। ये एक पहले खंड में कुछ हाइकू थे। इसके बाद कुछ विविध हाइकू हैं। जैसे ये भी एक तरह से फिलॉसफी या जीवन दर्शन के बारे में है। बहुत सिंपल सी बात, कितनी बार, कितनी बार समझाया मन को दिन है चार। कितनी बार समझाया मन को दिन है चार। दूसरी हाइकू में हमने कंपेयर किया है, इसको तुलना की है जीवन को एक दर्जी से। जीवन दर्जी, जीवन दर्जी, रफू और बखिया करे बढ़िया। तो जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं, दुख भी आते हैं, तो दर्जी की तरह जो जो जीवन है उसकी रफू कर देता है, और हम उसको भूल जाते हैं, हम फिर से सुखी हो जाते हैं। तो सुख और दुख जो आस एक दूसरे के पूरक है, वो आते रहते हैं। लेकिन जीवन ऐसा दर्जी है जो कि रफू और बखिया दोनों करता है, इनको जोड़ देता है। तो शायद स्क्रीन से चला गया या, ओके। और एक चीज और, एक जो मुझे बहुत पसंद है, ये धन और वक्त। धन और वक्त दोनों में एक सिमिलैरिटी है, दोनों में एक समानता है। धन और वक्त दोनों की एक सी फितरत है। धन और वक्त एक सी फितरत, दोनों उड़ते। न धन आपके पास ठहरता है और न वक्त, दोनों उड़ जाते हैं। तो ये कुछ मेरे चुनिंदा हाइकू थे। कुछ मैं और आपको प्रकृति के बारे में बता सकता हूँ। और जैसे प्रकृति के बारे में मैंने कुछ काफी कुछ, संध्या मुझे ज्यादा पसंद है, भोर से ज्यादा संध्या। हालांकि भोर भी बहुत पसंद है क्योंकि वो तो आपकी उम्मीदों की किरण लाती है। लेकिन संध्या में एक खास तरह की खूबसूरती है, उसमें गुलाबीपन और लाली है। तो एक हाइकू मेरा ये है, नभ की सैर शाम के वक्त। शाम के वक्त आप देखें, नभ में लाली छाई होती है। नभ की सैर महावर है रचा संध्या के पैर। नभ की सैर महावर है रचा संध्या के पैर। तो संध्या के पैर जैसे लाल हो, और उसमें दूसरा है शाम सिंदूरी सागर की थाली में बिखरी रोली। इस तरह का ये एक समानता है, थाली में बिखरी रोली और दूसरा आसमान में बिखरी हुई लाली। और संध्या को अगर एक नारी के रूप में देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि नभ में दूर, नभ में दूर उतर रही संध्या, सिदा लगा सिंदूर। नभ में दूर उतर रही संध्या, लगा सिंदूर। जैसे कोई सुहागन आसमान से नीचे उतर रही है। नभ में दूर उतर रही संध्या, लगा सिंदूर। दूसरा यह है कि इसको अगेन फिर से हम इसको नारी के फॉर्म में लेते हैं तो क्या, उड़ा गुलाल, उड़ा गुलाल हुए संध्या के गाल लज्जा से लाल। तो संध्या को एक प्रकृति में एक नारी के रूप में देखा है। और शाम को क्या होता है, जब कुएं पर पनहारिनें आती हैं, तो उसके दृश्य में देखें, उसी परिदृश्य में कुएं पे शाम करें पनिहारिया, पनहारियां हंसी ठिठोली। कुएं पे शाम करें पनहारियां हंसी ठिठोली। अब संध्या जो है, जैसे जैसे संध्या बढ़ती है रात आ जाती है।
जब आप संध्या के समय क्या होता है, आप पूरे दिन भर साया आपके साथ रहता है, लेकिन संध्या आते ही, जैसे जैसे रात आती है, साया आपका साथ छोड़ देता है। संध्या का साया भरता लंबे डग, संध्या का साया भरता लंबे डग हुआ अलग, संध्या का साया भरते लंबे डग हुआ अलग। तो रात में, अब रात के बारे में थोड़ा सा लिखता हूं। संध्या के बाद हो गई रात, तो रात शिकारी हिरनी सी संध्या पे आंख गड़ाए। देखती है वो संध्या को हिरनी की तरह, और जैसे ही मौका पाती है रात उसको डोमिनेट कर जाती है, रात आ जाती है। तो रात शिकारी हिरनी सी संध्या पे आंख गड़ाए। अब संध्या और रात के बीच में देखिए क्या होता है। बनाती संध्या, बनाती संध्या जैसे ही रवि डूबे, बनाती संध्या जैसे ही रवि डूबे नए मंसूबे। तो संध्या को कुछ और मंसूबे होते हैं और रात में कुछ और, जैसे ही रवि डूबता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं हाइकूस। एक जैसे है, रात ने जब, रात ने जब बदली करवट हुई सुबह। रात ने जैसे ही करवट बदली, दूसरी तरफ सुबह आ गई। रात में जब बदली करवट हुई सुबह। अब ये मैं आखिरी हाइकू आपको सुनाता हूं, क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट तो है ही। संध्या व भोर, इसमें थोड़ी सी दार्शनिकता है। संध्या व भोर प्रकृति रंगमंच, संध्या व भोर प्रकृति रंगमंच खींचती डोर। ये संध्या और भोर प्रकृति के डोर से बंधे हुए हैं। संध्या व भोर प्रकृति रंगमंच खींचती डोर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और गुणीजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।